हेलो दोस्तों, दिस इज़ ऐश्वर्या शर्मा एंड यू आर वेलकम बैक टू थ्योरीफाई लॉजिक। और आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो है उस फुल चैप्टर को वन शॉट में कवर करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। अब फिजिकल चेंज एक टर्म है और एक केमिकल चेंज टर्म है जिसके बारे में हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, एक आइडिया हमको है। आइडिया क्या, डिटेल में भी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो चेंज इन कलर और स्टेट हो सकता है। फिजिकल चेंज में कलर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, बट कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है कि जब वाटर तुम्हारा बॉयल होता है तो उसमें से स्टीम निकलती है। यहाँ देख रहे हो, ये स्टीम निकल रही है। बट स्टीम क्या है, स्टीम के केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो वाटर के ही मीन सिमिलर है। ठीक है, तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्या है, जहाँ पे एक या ज़्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और उनकी भी क्या होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती पुराने सब्सटेंस से। जैसे अब यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से डिफरेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब जब कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक केमिकल चेंज है। तो देखो, गैस की एवोल्यूशन हो सकती है, मीन्स हमारी गैस कोई निकल सकती है, जैसे हाइड्रोजन निकल गई, क्लोरीन गैस निकल गई, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल गई, नाइट्रोजन गैस निकल गई, ऑक्सीजन गैस निकल गई। तो ऐसे मीन्स, और इनके भी मीन्स तुम्हें तरीका बताया जाएगा कि कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी गैस निकली है। बट गैस निकल सकती है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब जैसे अगर तुमने अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में अगर गए हो, अगर तुमने वो विज़िट किया है, तो वहाँ पर अगर तुम या फिर तुम्हारे टीचर जो भी हैं वो एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या कभी कभी क्या होगा कि जो टेस्ट ट्यूब है या जो वेसल है जिसमें भी वो रिएक्शन हो रहा है, वो क्या है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। तो यही है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, जिससे हमें पता चलता है कि एक केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट तुम्हारा फॉर्म हो सकता है, वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद कलर चेंज हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे ये बाल्टी देखो, ये बाल्टी जब हम आयरन नया नया होता है, लोहा नया नया होता है, तो वो एक सिल्वरी सा कलर होता है उसका। बट यहाँ पर जब इसमें जंग लग गई है तो ये क्या है, एक रेडिश ब्राउन सा कलर देखने को मिल रहा है हमें, है ना। उसके बाद चेंज इन स्टेट भी जो है चेंज हो सकती है। कैसे, अब जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था क्या, कि ऑक्सीजन गैशियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में है, बट हमारा वाटर क्या है, वो तो एक लिक्विड है ना। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, अभी मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में बोला था, एक मीन्स लाइन बोली थी। तो अब देखते हैं वो होता क्या है। कोई भी केमिकल चेंज होता है जब उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, जो जो उसमें सबसे पहले हो रहा है, ठीक है, जिसमें रिएक्ट कर रहे हैं एक साथ, जब वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, या तो वो बॉन्ड बनाते हैं या तो वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं दो एटम्स के बीच में, वो हमारा केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। कोई भी केमिकल चेंज जिसमें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, दो एटम्स के बीच में का बॉन्ड तोड़कर या उनके बीच में बॉन्ड बनाकर, तो वही हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है अभी तुम्हारे सिलेबस में, वो है सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डीकॉम्पोजिशन, फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये 9 टाइप्स के जो है अभी तुम्हारे सिलेबस में हैं। अब वर्ड इक्वेशन क्या होता है, देखो एक केमिकल रिएक्शन है तो एक केमिकल फॉर्मूला छोड़कर अगर हम उसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करें तो वही है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ Na+Cl गिव्स मी NaCl। ठीक है, अगर हम इसको वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या होगा, सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म और गिव सोडियम क्लोराइड। कुछ नहीं करना है, इनका फुल फॉर्म बोलना है, बस इनका फुल फॉर्म बोलना है। प्लस की जगह क्या बोलना है, रिएक्ट्स, प्लस की जगह रिएक्ट्स बोलना है, और ये एरो की जगह तुम्हें क्या बोलना है, गिव्स या फिर फॉर्म्स। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है।
अब आता है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के सिंबल, जैसे हाइड्रोजन वहाँ पे लिखा था, हाइड्रोजन को मैंने H लिखा था, है ना। ऑक्सीजन को मैंने O लिखा था। वैसे ही अगर तुम्हारा लेड ले लें तो लेड तुम्हारा Pb लिखा जाता है, ऑक्सीजन O लिखा जाता है, हाइड्रोजन H लिखा जाता है। तो इसमें ये पहला इसका लेटर लिया है, इसमें पहला लिया है। अब लेड में तो हमें P और B कहीं दिख नहीं रहा है, तो लेड का एक लैटिन नेम, जिसका मीन्स ऑलरेडी सिंबल किसी और एलिमेंट का बन चुका है। देखो तुम्हारे कितने हैं, 118 एलिमेंट है तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में। अब 118 में से कुछ कुछ सेम तो हो सकते हैं ना, तो वो सेम ना हो इस करके वो क्या करते हैं कि लैटिन नेम लेते हैं, किसी एलिमेंट जो रह जाता है उसका लैटिन नेम लेते हैं। अब लेड का लैटिन नेम क्या है, प्लम्बम। तो प्लम्बम से उन्होंने बना दिया Pb, यहाँ से P उठाया, यहाँ से B उठाया और Pb बना दिया। ठीक है, तो अ सिंबल इज़ अ केमिकल कोड। बेसिकली एक कोड होता है एलिमेंट का, जो कि 1 या 2 लेटर हो सकता है। ठीक है, एब्रीविएशन ऑफ इट्स नेम। अब ये यहाँ पे एक आंटी हैं, आंटी जी हैं, ये आपसे पूछ रही हैं कि तुम्हारा निक नेम क्या है। ठीक है, मर्जी हो तो बता देना नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद आता है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम व्हेन इट कंबाइंस विद अनदर एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तुमने देखा होगा कि कुछ कुछ के होते हैं, जैसे -2, -1 और -3, और कुछ के +1, +2, +3 ऐसे होते हैं। ये वैलेंसीज होती है कॉमन, मोस्ट कॉमन जो हमें दिखती हैं। अभी ऐसा होता क्यों है, ये प्लस और माइनस का क्या चक्कर है, और ये 2, 1। तो देखो ये एक एटम होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो तुम्हारे न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हारे न्यूक्लियस में होता है। अब उसमें जो फर्स्ट शेल है उसमें तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तभी वो एटम स्टेबल होगा। अगर उससे ज़्यादा शेल है तो उसके शेल में क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हम देखें कि कोई एटम है जिसके यहाँ पर जो है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और यहाँ पर उसके 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पर उसके क्या है, 3 हैं। अब 8 करने के लिए यहाँ तो उसको 5 गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, और 5 मीन्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है वो तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस करके वो क्या करता है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज़ कर देता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसके पीछे। ठीक है, अभी अभी मेरे दिमाग में आई, तो एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत नाम है इसका। ठीक है, मार्केट में। तो ये बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। ठीक है, और ये बहुत ही खुश रहता है, बहुत ही काइंड नेचर का है, बहुत ही मीन्स लविंग नेचर का है। ठीक है, और उसका एक दोस्त है जिसने कि अभी 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 एक स्टार्टअप किया था, बट उसका जो आइडिया है वो फेल हो गया, और वो इसका दोस्त होता है। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है। अब ये क्या करता है, ये इसके पास आता है और बोलता है, भाई मैं तेरा दोस्त हूँ, तुझे पता है मेरे मीन्स स्टार्टअप में जो है सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। अब ये क्योंकि ये काइंड है, बहुत ही प्यार वाला है, तो ये क्या करता है, अपने दोस्त को बोलता है, चल तू भाई है मेरा, चल इतने पैसे रख ले। ठीक है, फ्री में रख ले, मैं तेरे से कुछ नहीं मांग रहा, तू रख ले। ठीक है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, इसके पास पैसा नहीं है, इससे पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं या गेन होते हैं तब ही एक एटम किसी के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने इसको क्या दिए, पैसे दिए, दिए कि नहीं दिए, पैसे दिए। अब सोसाइटी इसके बारे में क्या सोचेगी कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, इतनी मुश्किल में आने के बावजूद इसने क्या, अपने दोस्त की हेल्प कर दी जिसके कि सारे पैसे डूब चुके थे।
अब क्योंकि ये पैसे मांग रहा है तो सोसाइटी इसके बारे में क्या सोचेगी कि ये खुद अपने सारे पैसे डुबा चुका है और अब इसके पास पैसे मांगने आ गया। यहाँ देखो, तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हमेशा नेगेटिव चार्ज रखेगा। जो -2 है, अगर कोई किसी को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, मीन्स किसी के बैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और माइनस क्योंकि उसने गेन किया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब 1 है, अगर उसके पास लाइक बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, अब तो वो पागलों की तरह 7 तो नहीं लेगा ना, 1 को दे देगा, तो 1 को दे देगा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है बेसिकली कि वो कैसे कंबाइन कर सकता है। उसके बाद आता है तुम्हारा केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला। अब जैसे तुमने वर्ड इक्वेशन देखा, वैसे केमिकल इक्वेशन है उसका उल्टा, बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो तुम्हारे एरो के लेफ्ट साइड हैं, ये सारे क्या है तुम्हारे रिएक्टेंट्स। जो एरो के राइट साइड हैं वो सारे क्या है तुम्हारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। एरो, इसको तुमने ध्यान से देखना है, एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स, एरो के राइट साइड प्रोडक्ट्स। तब यहाँ पे देखो Zn मतलब जिंक, सॉलिड फॉर्म में जिंक है, और डाइल्यूट H2SO4 मीन्स तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। अब जब ये दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फेट एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो अब ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। मीन्स सॉलिड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट में स्मॉल s, लिक्विड्स के लिए स्मॉल l, गैसेस के लिए स्मॉल g, ठीक है। ये सारे रिएक्टेंट्स के लिए हैं, ठीक है। ये जो G मैंने बाद में H2 के लिए यूज़ किया, वो देखो गैस प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन, जो प्रोडक्ट में गैस आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। फॉर एक्वस सोल्यूशन देखो, लिक्विड चीज़ अलग है, सोल्यूशन चीज़ अलग है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना, एक्वस सोल्यूशन। और प्रेसिपिटेट के लिए नीचे वाला एरो। अब कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, number of atoms cannot be created or destroyed in a chemical reaction, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है 9th में 8th में, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन हो चाहे कुछ भी हो, atoms can neither be created nor it can be destroyed. तो number of atoms for each element on the reaction side has to be balanced the number of that are present on the product side। मीन जितने रिएक्टेंट वाले साइड है उतने ही प्रोडक्ट वाले साइड जो है तुम्हारे एटम्स होने चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा, ठीक है। टोटल मास क्या होगा, दूसरे वर्ड्स में अगर एक्सप्रेस करें तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास सेम होना चाहिए रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, ठीक है। इस सिंपल सी चीज़ है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो बैलेंस्ड हो, जिसके दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम सही हो, मीन सेम हो, और मास भी जो है वो सेम हो। अब स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, स्टेप्स फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो सबसे कॉमन मेथड है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पे मैं पहले इसको दूसरी तरह से लिखूँगी, Fe + H2O, ठीक है, gives me Fe3O4 + H2। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें 3 लाइंस जो है ड्रॉ करेंगे। अब 3 लाइंस में यहाँ पे हम सारे जो है एलिमेंट्स एक एक करके लिखेंगे। सारे एलिमेंट्स कौन से हमारे? एक हो गया हमारा Fe आयरन, ठीक है, यहाँ पे Fe लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा H2 मीन्स H हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स इस रिएक्शन में हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड रिएक्टेंट्स वाली साइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे RHS मीन्स प्रोडक्ट वाली साइड, ठीक है, ओके।
अब आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने आयरन के वो हैं, एक, यहाँ पे कितने, 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 2, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं, 4 है। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक मीन्स होल नंबर से इसको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि बैलेंस हो जाएगी, एटम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। अब एफ यहाँ पे 3 है, तो इसके लिए हमें इसे एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो क्या होगा, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा 3 हो गया, और राइट हैंड साइड पे भी जो है 3 आयरन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बैलेंस्ड है। अब O आया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। तो जब यहाँ पे 1 है तो हमें इससे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब उसको 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 इंटू 2, 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 8 लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे 8 करने के लिए यहाँ पे भी हमें 4 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारी जो है इक्वेशन बैलेंस होगी, और ये हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई, 3, 4 और 4। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब ये तुम्हारा फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है, जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे उसमें फर्स्ट टाइप क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 एलिमेंट्स और 1 एलिमेंट और 1 कंपाउंड और 2 कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें तुम्हारा कुछ भी हो, एक सिंगल प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, H2 + Cl2, यहाँ पे ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकल रहा है। अब यहाँ पे ये कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है, और यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकल रहा है। यहाँ पे दोनों ही जो है कंपाउंड है और यहाँ पे प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स। अब एक चीज़ है जो अलग अलग मीन्स पार्ट्स में टूट जाती है ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, और वो हमें 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट देती हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन बाय हीट जब होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस। लाइट से डीकम्पोजिशन होता है तो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिसिस। ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि है अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सोल्यूशन। अब एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसके लिए सीरीज क्या है, ये देखो। अब यहाँ पे ये एक मैं तुम्हें न्यूमोनिक्स देती हूँ। K मीन्स काशी, नाथ, का, माली, आलू, ज़रा, फीके से पकाता है। ये एक न्यूमोनिक्स है, और ये है तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज़, जिसमें कि सबसे ऊपर जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और सबसे नीचे जो एलिमेंट है वो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और इसके नीचे भी होता है वो कॉपर, गोल्ड। ठीक है, ये सब होता है। अब यहाँ पे इसके नीचे कॉपर है, हाइड्रोजन के नीचे और एक्सटेंड हो रहा है, हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, तो और ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। अब यहाँ पे जिंक है और CuSO4 है, यहाँ पे ZnSO4 बन रहा है, और यहाँ पे जिंक है, सॉरी कॉपर है। तो यहाँ पर जिंक जो है Cu को, कॉपर को जो है डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह जिंक ले लेगा क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और कॉपर अकेला रह जाएगा। यहाँ पर कॉपर जो है वो सिल्वर वो सिल्वर से ज़्यादा जो है रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये इस फॉर्म में हमें मिलेगा। ठीक है,
अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आता है, एक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक प्लेस टू गिव न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब आयंस के बिटवीन जो है एक्सचेंज होता है, ये देखो Al2SO4 होल ट्वाइस, मैं ऐसे लिख देती हूँ Al2SO4 होल थ्राइस, ये क्या है एक्वस फॉर्म में है, प्लस 3CaOH होल ट्वाइस, ये भी तुम्हारा एक्वस फॉर्म में है, और इससे क्या मिलता है हमें 2AlOH3 मीन्स OH होल थ्राइस एक्वस फॉर्म में है, और प्लस क्या है 3CaSO4 सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, और इसको मान लेते हैं हम D। तो अब क्या होगा, A जो है वो D से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, और B जो है वो C से हो जाएगा। मीन्स ये देखो AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे है, इसमें तुम्हें रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अब इसमें तुम्हारा एक इनसॉल्युबल कंपाउंड जो है प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। व्हेन टू सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड, जब दो सॉल्युबल सॉल्ट्स कंबाइन करते हैं, जैसे PbNO3 हमारा एक सॉल्ट है और KI भी एक सॉल्ट है, ठीक है। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो तुम्हारा PbI2 जो है एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, फाइन। उसके बाद आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा हो। ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ठीक है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लॉस्ट हो या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो, या फिर ऑक्सीजन जो है तुम गेन कर रहे हो, ठीक है। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका उल्टा लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ZNO, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे C के पास ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक रेडॉक्स रिएक्शन बन गया। जो मीन्स एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं उनको, जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, जैसे कि मैंने कहा था कि कभी कभी केमिकल रिएक्शंस करते टाइम टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है, तो हीट उसमें से निकलती है, कभी ठंडी हो जाती है, तो वो भी एक टाइप का हीट है। जैसे अगर हम पानी में, ठंडे पानी में अगर हम ग्लूकॉन डी मिक्स कर रहे हैं, ग्लूकॉन डी पिया होगा सबने, तो ग्लास जो है ठंडा हो जाता है, तो ये वो एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भले ही ठंडा हो जाता है ग्लास, बट वो एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट साइंस में हीट कुछ ऐसा नहीं होता कि कोल्ड और हीट मीन्स माइनस में भी हो सकता है। अगर तुम्हारा टेम्परेचर जो है माइनस में भी होगा तब भी उसको हीट ही कहेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन प्लस हीट। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, हीट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, हीट इसको चाहिए। यहाँ पे देखो सनलाइट में हीट भी होगी। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मीन 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सनलाइट गिव्स C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस ग्लूकोज, ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद करोजन, जंग, ग्रेजुअल डिकेइंग ऑफ अ मटीरियल, ठीक है। धीरे धीरे जब कोई मटीरियल डीके होता है, मेटल होता है ज़्यादातर, ठीक है, यूजुअली इट्स अ मेटल, बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एयर और केमिकल इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ये तो हमने देखा हुआ है, रोज़ हम देखते हैं, नहीं। फिर उसके बाद आता है रैंसिडिटी।
एक तुमने टर्म सुना होगा कभी कभी, रैंसिड बटर। रैंसिड बटर मार्केट में मिलता है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन द फूड दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट गिव्स अ फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट टू द फूड। कभी कभी मम्मी से डांट भी पड़ती होगी इस बात पे, है ना। रैंसिड फूड कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन ऑन कंजप्शन। तो इसके प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम, एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन से पैकेजिंग कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, ये तो हम रोज़ करते हैं नहीं। एडिशन ऑफ प्रेजर्वेटिव्स, अचार में जो डालते हैं। उसके बाद चैप्टर तो फिनिश हो गया। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि लव इज़ इन द एयर, तो तुम बोलना नहीं, ठीक है, नहीं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होता है, ठीक है। सो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और एंड में मैं बोलूँगी कि हमें सपोर्ट करो, ठीक है, ताकि ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट हम लाते रहें, ठीक है, मज़ेदार। और रखते हैं आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड कीप एन्जॉइंग, ठीक है। सो बाय बाय।